सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम बायोलॉजी के टर्म को यूज़ आगे बढ़ रहे थे, तो इसमें हमने एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया था जिसमें जो हमारा था आपका वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। लेकिन आज हम उसके दूसरे चैप्टर पे चलेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव है पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव है ये, इसको लर्न करते हुए चलेंगे। तो आप इसको देखेंगे, ये आपके सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप इसको ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जिसे हम कहते हैं वो लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक आपके कौन हैं? लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी कार्ल लिनियस ही हैं। द्विनाम पद्धति का मतलब ये है कि ह्यूमन है, मानव को होमोसेपियंस की कैटेगरी में रखा गया है, मेढक को राणा टिंगरा, तो इस तरह की द्विनाम पद्धति जो थी वो लिनियस ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था? विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, माने किस साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम? तो ये प्रस्तुत किया था आपका स्वीडिश ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्पी पादपों को रखा गया है, जो पुष्पी पादप हैं उनको रखा गया है आपका फैनरोगेसम फैनरोगेम्स। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अपुष्पी पादपों को रखा गया है। जैसे एक पुष्पी पादप हो गया, एक अपुष्पी पादप हो गया, तो पुष्पी पादपों को रखा गया फैनरोगेम्स में और अपुष्पी पादप को रखा गया आपका क्रिप्टोगेम्स में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इन दोनों को एक ही जगह से आप लर्न कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्गीकरण की आधारीय इकाई, जो वर्गीकरण है उसकी आधारीय इकाई क्या है? आपकी स्पेसीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप अपने से टिक मारिए, फिर ऑप्शन को देखते जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स आपके होते हैं जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट जैसा कि नाम से क्लियर है, हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनमें। तो जो द्विनाम पद्धति होती है उसमें क्या बताते हैं? एक वंश को बताता है, एक जाति को बताता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? बीज तो बनेंगे लेकिन उसमें पुष्प नहीं लगेंगे, तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी आपकी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? जीवाणु से संबंधित कौन सा सही है? तो सभी आप ऑप्शन को पढ़िए और उससे बताइए कौन सा सही है। पहले सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विषमपोषी होते विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कुछ जीवाणु विविध पोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि, जीवाणु को जो पौधा माना गया है वो क्यों माना गया है? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, जो जीवाणुविक कोशिकाएं हैं उनमें क्या नहीं होता है? तो उनमें नहीं होता है क्या? सूत्रकणिका नहीं होती। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है कैसी होगी? तो वो आपकी आकृति जो होती है वो छड़ रूपी होती है, जीवाणुओं की आकृति। ठीक है, जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सबसे छोटे होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके गोलाणु कहलाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गोल जीवाणु कहलाता है, जो एक गोल जीवाणु होगा वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है कोकस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्पाइरिलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? माने वास्तविक केंद्रक, वास्तविक रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो होता है जीवाणु में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं वो आपके होते हैं जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी आशय जो होता है वो कहलाता है क्या? वर्णकी लवण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाश्चर प्रसिद्ध है, जो पाश्चर होता है वो क्या प्रसिद्ध है? तो पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, जो नाइट्रोजन में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थायी स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। उसके बाद मूल ग्रंथिकाओं रूट नोडल्स पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं रूट नोडल्स आपकी? तो आपकी रूट नोडल्स पाई जाती हैं केवल लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि देखिए नमक जैसे जो अचार बनता है उसमें नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा डालने से क्या होता है कि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वो जीव द्रव जितने भी होंगे वो सब कुंचित हो जाएंगे, जीव द्रव कुंचित हो जाएंगे और मर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, जो मानव की आंत में, आपकी आंत में जो पाया जाता है वो जीवाणु क्या कहलाता है? तो वो जीवाणु आपको कहता है एसररिशिया कोलाई, एसररिशिया कोलाई, एसररिशिया कोलाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है आपका माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, जो भोजन माने जहरीला हो जाता है तो उसकी विषाक्तता किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो वो उत्पन्न होती है क्लैस्ट्रीडियम बोटुलिनस द्वारा, क्लैस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जीवाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? अगर 20 मिनटों में विभाजित होते तो 2 घंटों में बनेंगे 64। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक? नाइट्रोजन की यौगीकरण में, तो नाइट्रोजन यौगीकरण में जैसे कौन सी फसल सहायक होती है? फली वाली फसल जो होती है वो सहायक होती है। जैसे तभी फसल में खेती बदल बदल की जाती है, कुछ नाइट्रोजन उसमें बन जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसमें जो कार्य होता है आपका वो होता है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है वो आपका बैक्टीरिया से होगा तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो जो मिट्टी होती है उसमें धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है एनाबीना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है वो आपके किस चीज़ में खाद्य परीक्षण माने खाने पीने की वाली जो सामान वस्तुएं होती हैं उनको बचा के रखता है? कैसे मदद करता है, कैसे? तो वो मदद करता है जैसे जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, उसमें जैव जो जैसे अभिक्रिया होती है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे रेफ्रिजरेटर में खाना जल्दी खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जो जमती है, दूध से दही में जमना, ये आपकी जीवाणु की वजह से होती है। वो किसकी वजह से होती है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध का जो खट्टापन आ जाता है तो खट्टा बनाने के कारण भी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध का दही में जमने का कारण क्या होता है? देखिए दूध में अभी क्वेश्चन आ भी गया, दूध का दही में जमने का कारण क्या होता है? तो वो आपका होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है आपका कौन सा है? तो इसमें से नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम विषाणु की खोज जिसने की थी वो कौन थे? इवान विस्की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विषाणु माने जाते हैं, विषाणु जो होते हैं माने जाते हैं क्या? सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स आपके किसमें नहीं होते हैं? तो इसमें विषाणु में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी जो शब्द है आपका किससे संबंधित है बताइए आप? तो ये होता है आपका विषाणु से संबंधित होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है एक्चुअली होता क्या है कि ये कुत्ते काटने की वजह से होता है, ये विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के कारण घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है क्या? हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैंने क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। चेचक के टीके का विकास किया। चेचक के टीके का आप सभी को पता है कि टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो चेचक के टीके की। मैंने क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है। चेचक के टीके का विकास किया एडवर्ड जेनर ने। विषाणु वृद्धि करता है, तो जो विषाणु होता है वो वृद्धि करता है कब? जब वृद्धि करेगा जीवित कोशिका में। विषाणु कभी वृद्धि करेगा? जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्योंकि विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, जो एंजाइम होंगे वो अनुपस्थित होते हैं कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी विषाणुओं में। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एड्स का कारण है, इसका क्या कारण है? तो एड्स का कारण है आपका T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV की वजह से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। HIV की वजह से क्या होता है आपका? एड्स होता है, ठीक है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। ऑप्शन नंबर ए इज सूची RNA। एक सूची RNA होता है, ठीक है। एक सूची माने एक सूची RNA होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स का कारण है, एड्स का जो कारण है वो आपका क्या है बताइए? एड्स का जो कारण है वो आपका वायरस। एड्स एक क्या है? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एड्स क्या होता है? तो एड्स एक वायरस होता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इबोला क्या है? तो इबोला आप बताइए क्या होता है? इबोला भी एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्स जो होता है फैलता है कैसे? एड्स जो फैलता है कैसे फैलता है? तो वो फैलता है आपके शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में आपका जो पाया जाता है वो क्या होता है? तो वो आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन में आपको जैसे इसमें दो ऑप्शन एक ही साथ दे दिया है, तो कभी कभी आपको अलग अलग भी देता है। न्यूक्लिक एसिड, तो आपको न्यूक्लिक एसिड पे भी टिक करना है। कभी कभी प्रोटीन भी दे देता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्स SARS क्या है? तो जो सार्स है आपका क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है आपका? चेचक विषाणु के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका विषाणु की वजह से। किसकी वजह से? विषाणु की वजह से। आलू में मोजेक रोग कभी कभी पूछते हैं, तो मोजेक डिजीज किस में होता है? तो आलू में होता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आलू में मोजेक रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो मोजेक रोग जो होता है आपको विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी कभी कभी पूछता है शैवालों का अध्ययन क्या होता है? तो एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान। यानी शैवाल विज्ञान जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। शैवालों का अध्ययन है। 63 का डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो जो हाइड्रा होता है उसमें सहजीवी शैवाल जो पाया जाता है यूक्लोरेला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रसगासो समुद्र का नाम पड़ा। रसगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके नाम पे? रसगासो समुद्र का जो नाम पड़ा वो आपका पड़ा शैवालों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जैसे गलगंड रोग हो जाता है तो उसमें जो समुद्री जीव जैसे नहीं कहते हैं सी फूड खाना चाहिए, तो सी फूड में उसमें किसकी वजह से? क्योंकि उसमें आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल में आपका आयोडीन पाया जाता है? तो वो शैवाल होता है आपका लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो होता है क्या प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प जो होता है प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित होता है? स्वपोषित है। स्वपोषित कौन सा माने स्वपोषित है? तो शैवाल आपका स्वपोषित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? जैव उर्वरक का कार्य कौन सा करता है इसमें से? तो वो करता है आपका नीलहरी स्राव। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए शैवाल लगाया जाता है, वो शैवाल कौन सा होता है? तो वो आपका आता है क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो आपके शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, एगार एगार किसके कारण होता है? एगार एगार किसके कारण होगा? तो एगार एगार आपका किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जो गैर हरित विषम पोषित पौधे जो होते हैं वो आपके होते हैं कौन से? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? जो कवक जो अपने फूड को स्टोर करते हैं तो किस रूप में होता है? वो आपका होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद सभी कवक सदैव होते हैं, जितने भी कवक हैं वो सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं, विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कैसा? माइकोराइजा सहजीवी संबंध जो होता है तो कैसा होता है? वो होता है आपका कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जैसे आप कभी कभी देखेंगे तो उस पर कवक उग जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद टाइप में पेड़ के छाल पे, तो वो कैसे होते हैं? तो वो आपसे पूछा है, तो वो होती हैं कोर्टिकोलस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस, उनको कोर्टिकोलस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जैसे गोबर पर कुछ उग रहा है कवक तो उसको क्या कहेंगे? तो गोबर पर उगने वाले कहते हैं कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल नहीं होता है। जो क्लोरोफिल है और क्वेश्चन नंबर 82 में, लेकिन निम्नलिखित में से क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो कवक जो होता है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है। तो आलू का लेट ब्लाइंड जो होता है वो उत्पन्न होगा किसकी वजह से? तो वो आपका उत्पन्न होगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी यानी ब्रेड जो आप खाते हैं उसमें कौन सा? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पेंसिलिनियम क्या है? पेंसिलिनियम जो है वो क्या है? वो आपका है कवक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पेंसिलिनियम क्या है? कवक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी किसने? तो ये आपकी की थी एडवर्ड फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो अर्गोट आपका किससे प्राप्त होगा? तो अर्गोट आपका प्राप्त होता है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेंसिलिन जो औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है तो वो किससे? पेंसिलियम क्राइसोजेनम से, पेंसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जब गेहूं में गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे होने के पीछे वजह होती है CO2 का उत्पादन कर डबल रोटी को स्पंजी बना देता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करके वो डबल रोटी को स्पंजी बना देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट में कायिक जनन होता है। जो ईस्ट होता है उसमें कायिक जनन होता है, तो किसके द्वारा होता है? किसकी हेल्प से? तो ये पूछा गया आपसे, तो वो होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो जो खाने योग्य कवक है आपका कौन सा है वो? तो एगैरिकस, एगैरिकस जो है खाने योग्य कवक होता है। LSD, LSD किससे प्राप्त होता है? तो आपका LSD जो प्राप्त होगा वो कवक के माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसका विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी ये जो आपके प्राप्त होते हैं ये किसकी मदद से प्राप्त होंगे? तो ये प्राप्त होंगे आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो पृथक किया आपको उसने किया किसने? वो वॉक्समैन ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। टिक्का रोग
टिक्का रोग जो होता है किस में होता है? तो आपका टिक्का रोग किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गन्ने में लाल सड़ने वाला रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है वो किससे होता है? तो वो कवक से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? जो सामान्य खाद्य छत्रक होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो आप जनरली खाते भी हैं तो मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जो था वो कौन सा था? तो वो आपका पेंसिलिन था। प्रथम प्रतिजैविकी वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेंसिलिन था। फिर एथलीट फुट नामक बीमारी किस में उत्पन्न होती है? किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट जो नामक बीमारी जो होती है ये उत्पन्न होती है आपकी कवक की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ऐसा संबंध को दर्शाता कौन है? कौन सा? माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एफ्लाविस किससे बनते हैं? जो एफ्लाविस होते हैं वो किससे बनते हैं? कवक से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जो डबल रोटी होती है उसके निर्माण में किस कवक का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं सैक्रोमाइसिस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं हम। लाइकेन एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किसके सहजीवी साहचर हैं? किसके सहजीवी साहचर हैं? तो ये हैं आपके शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से क्या SO2 का प्रदूषण सर्वोत्तम सूचक है? सर्वोत्तम सूचक SO2 का जो है वो है लाइकेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो ये सिनकोना की जो छाल होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 106 का सी। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है ये कहलाता है आपका हेलोटिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छाल पे जो लाइकेन उगते हैं उनको हम कहते हैं कार्टिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है उसको हम कहते हैं सेक्सिकोल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जो जापान में लोग खाते हैं किस लाइकेन को सब्जी के रूप में? तो वो आपको खाते हैं इंडोकार्पन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? क्वेश्चन 111 इसका ये होता है परमेलिया की औषधि से लाइकेन प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं? जल स्थलचर कहते हैं। तो जल स्थलचर कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है। जो मूलभास पाया जाता है जड़ के स्थान पर वो कौन सा होता है? जड़ के स्थान में मूलभास जो पाया जाता है ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें क्या सम्मिलित है? तो उनमें सम्मिलित है लिवरवर्ट एवं मांस। ब्रायोफाइट्स में जो लिवरवर्ट एवं मांस सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति जो सबसे पहले उत्पन्न हुई थी वो किसमें उत्पन्न हुई थी? किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो वह है आपका क्या? एजोला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एजोला है जिसमें उर्वरक के पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं वो क्या होते हैं आपके? सिलेजिनेला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? किसके बीजाणु दवा के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं तो वह आपके प्रयोग किए जाते हैं किसके?
पोडियम के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में इसमें से किसे प्रयोग करते हैं? तो वो आपका एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोजोम होते हैं वो आपके किसमें पाए जाएंगे? तो आपके पाए जाएंगे टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 120 का, टेरिडोफाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो किस प्रकार के पौधों में बीज नग्न रूप में पौधे लगे रहते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 121। इसका क्या आंसर होगा आपका? जिम्नोस्पर्म। इसमें पौधे बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, जो सबसे लंबे पौधे हैं संसार के, वो किससे संबंधित हैं? तो वो संबंधित है आपके जिम्नोस्पर्म से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका मेवा किसे कहा जाता है? चिलकोला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कैरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं, जो कैरोलाइड जड़ें होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? साइकस में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो ये होता है आपका साइकस में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चिलगोजा किसमें प्राप्त होता है? जो चिलगोजा होता है किसमें प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है पाइनस में। चिलगोजा किसमें प्राप्त होता है? तो पाइनस में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना आप खाते हैं व्रत वगैरह में, तो वो आपका किससे बनाया जाता है पूछा जा रहा है, तो वो पाया जाता है बनाया जाता है आपका साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? दमा खांसी में जो इफेड्रीन होता है उसे हम किससे प्राप्त करते हैं? तो वो हम प्राप्त करते हैं इफेड्रा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जो जीवित जीवाश्म है कौन सा इसमें से? तो जिंकनो। जिंकनो एक जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? एक अकोशिकीय है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विषाणु अकोशिकीय है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेल प्रदूषण के नियंत्रण प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तेल प्रदूषण प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तो ये है आपका क्या? जीवाणु विकृति। जीवाणु विकृति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 132 निम्नलिखित कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा है तो ये आपका कौन सा है? यह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 133 निम्नलिखित कौन जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आप भी जानते हैं जैविक खाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ये एजोला जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।